चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम 1919 का भारत शासन अधिनियम के बारे में बताने वाले हैं। भारत शासन अधिनियम के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह अधिनियम है। 1909 का अधिनियम हो या 1919 का अधिनियम हो या 1935 का अधिनियम हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है, क्योंकि इससे जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसको और किस नामों से जानते हैं? तो इसको और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू 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 चेम्सफोर्ड सुधार। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम को और किस नामों से जानते हैं? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपसे क्वेश्चन करेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहते हैं? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आपको जैसे 1909 का बताए थे कि मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहते हैं, उसी तरह 1919 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्यों कहते हैं, तो देख लीजिए। जब 1919 का जब भारत शासन अधिनियम आया, उस समय भारत के सचिव के पद पर कौन था? तो मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू कहिए, मॉन्टेग्यू लॉर्ड लगा सकते हैं पहले। और वायसराय के पद पर कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सचिव कौन थे? तो मॉन्टेग्यू। वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। इन्हीं दोनों लोगों के सहयोग से 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। समझ में आया कि 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं? तो सचिव और वायसराय, यहीं दोनों लोगों के सहयोग से यह अधिनियम आया, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। देखिए जब यह अधिनियम आया, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉयड जॉर्ज थे। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? तो लॉयड जॉर्ज था। और सचिव के पद पर कौन था? तो मॉन्टेग्यू। और वायसराय के पद पर कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चलिए अब ये जो अधिनियम है 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसके प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो इसके बारे में हम एक एक करके हम जानेंगे। तो देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसका पहला विशेषता क्या है? तो इस अधिनियम के तहत जो है ना प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की क्या हुई? शुरुआत हुई। आपको पता होना चाहिए कि जब 1892 का जब भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम जब आया, उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। वहीं 1919 का जब भारत शासन अधिनियम आया, उसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहते हैं तो पिछला वीडियो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उसमें बताए हुए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली आप समझ जाइए कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि वह चुनाव जिसमें जनता भाग लेती है, उस चुनाव क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो समझ में आया 1919 का भारत शासन अधिनियम का पहला पॉइंट क्या है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की क्या की गई? तो शुरुआत की गई। चलिए दोस्तों, 2 नंबर पॉइंट क्या है? तो 2 नंबर पॉइंट कहता है कि महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। मतलब कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इससे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत कहा गया कि अब महिलाओं भी मतदान में क्या लगी? मतदान करने में भाग लेगी। यानी कि महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कौन से शासन अधिनियम में दिया गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम में दिया गया। 2 पॉइंट हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट कहता है कि सिख धर्म, ईसाई और आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक
पृथक निर्वाचन। एक चीज़ याद रखिए, 1909 का जब भारत शासन अधिनियम आया था, 1909 का जब भारत शासन अधिनियम, उसमें किसको पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, मुस्लिमों को। 1919 का जब भारत शासन अधिनियम आया, इसमें सिख धर्म, ईसाई धर्म और आंग्ल भारतीय को क्या दिया गया? तो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। आंग्ल भारतीय का मतलब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं कि आंग्ल भारतीय क्या होता है, वहाँ देख सकते हैं डिटेल में, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं? तो जो पिता होंगे, पिता यूरोप के होंगे, यूरोपीय होंगे, और माता भारतीय। यूरोपीय पिता और भारतीय माता से जो संतान होगी, उस संतान को हम क्या कहते हैं? तो आंग्ल भारतीय कहते हैं, आंग्ल भारतीय कहते हैं। यानी आपको समझ में आ गया आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं? तो पिता यूरोपीय और माता भारतीय, इन लोगों से जो संतानें होगी उसे क्या कहते हैं? तो आंग्ल भारतीय। तो सिख धर्म, ईसाई धर्म और आंग्ल भारतीयों को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से भारत शासन अधिनियम में जो है सिख धर्म, ईसाई धर्म और आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया। आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय के बारे में बता दिए, और आंग्ल भारतीय के बारे में कुछ और बता देते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का 331 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति वो लोकसभा में, कहाँ पे? लोकसभा में 2 सदस्य को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 331 के तहत 331 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में 2 सदस्य को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। और अनुच्छेद 333 जो है, यह राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल, इनको यह अधिकार देता है कि विधानसभा में एक सदस्य को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं, एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यानी कि आंग्ल भारतीय को पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 मनोनीत करते थे, और राज्यपाल जो है ना विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत करते थे। लेकिन इस चीज़ों को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया मोदी सरकार के द्वारा, और 104वां संविधान संशोधन 2019 में 19 के तहत क्या कर दिया गया? ये दोनों अनुच्छेद को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब राष्ट्रपति जो है 2 लोकसभा के सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल जो है एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखते हैं, अब चौथा पॉइंट देख रहे हैं। पहले जो बजट तो आप समझ रहे हैं, बजट, पहला बजट कब पेश हुआ? पहला बजट कब पेश हुआ था? तो 1860 में। किसके द्वारा पेश हुआ था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। पहले जो बजट जो पेश होता था देश लेवल पर, यानी कि देश लेवल पर पूरे देश का बजट एक ही जगह पेश होता था, मतलब पूरे देश का बजट जो है ना पेश होता था। लेकिन 1919 का जब भारत शासन अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि देश का बजट जो पेश होता है उसको जो है ना राज्य से अलग कर देना है, राज्य से क्या कर देना है? अलग कर देना है। ठीक है, यानी कि देश के बजट को राज्य के बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। कहा गया कि देश का बजट अलग पेश होगा और राज्य का बजट अलग पेश होगा। जैसे कि आज आप देखते हैं कि भारत का बजट अलग पेश होता है, और जैसे अलग अलग राज्य से बिहार हो गया तो बिहार का बजट बिहार सरकार अपना पेश करती है। समझ में आ गया। तो चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें जो है केंद्र का, यानी कि केंद्र का बजट राज्य के बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। 4 पॉइंट हो गया। चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट कहता है, 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि सिविल सेवक के नियुक्ति के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा लंदन में होता था, सिविल सेवक का जो प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ होता था? पहले लंदन में होता था। अब लंदन के साथ साथ अब कहाँ होगा? तो भारत में भी होगा।
कौन सा अधिनियम कहता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत सिविल सेवक की जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो लंदन के साथ साथ कहाँ होगा? भारत में होगा। और भारत में कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था सिविल सेवक का परीक्षा। समझ में आ गया? चलिए छठा पॉइंट देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 6 नंबर पॉइंट कहता है कि द्विसदनीय विधायी का गठन किया गया। द्विसदनीय विधायी का गठन किया गया। विधायी का गठन किया गया किसके तहत? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसमें कहा गया कि एक सदन जो है, एक सदन राज्य परिषद होगा। राज्य परिषद यही राज्य परिषद जो है ना आगे चल करके क्या बन गया? तो राज्यसभा बन गया। राज्यसभा बन गया। और दूसरा सदन कौन होगा? दूसरा सदन बोला कि केंद्रीय विधानसभा होगा। केंद्रीय विधानसभा यही केंद्रीय विधानसभा कालांतर में आगे चल करके क्या बन गया? तो लोकसभा बन गया। तो समझ में आया कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें किसका गठन किया गया? तो द्विसदनीय विधायी का गठन किया गया। यानी कि एक सदन राज्य परिषद होगा और दूसरे का सदन केंद्रीय विधान परिषद होगा। एक अभी के समय में वो क्या है? तो राज्य परिषद को अभी के समय में राज्यसभा कहते हैं और केंद्रीय विधानसभा को लोकसभा कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध का मतलब होता है दो, शासन का मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है। प्रांतों में जो अलग अलग प्रांतें थी उसमें कितने शासन लागू होंगे? 2 शासन लागू होंगे। कौन सा शासन अधिनियम कहता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम कहता है। कहने का मतलब कि 1919 के समय यह प्रावधान आया तो कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार है किसी प्रांत पर ये अपना भी शासन चलाएगी और वहाँ के जो शासक हैं वो भी अपना शासन चलाएंगे। यानी कि देखिए शासक का भी शासन चलेगा और ब्रिटिश जो सरकार है उसका भी शासन चलेगा। तो यहाँ पे 2 आदमी का शासन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया प्रांतों में। तो द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। चलिए इसी के तहत और क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसको कहते हैं? प्रांतों में द्वैध शासन के जनक, द्वैध शासन के जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो लियोनस कार्टियस को कहते हैं। लियोनस कार्टियस को कहते हैं। समझ में आया? बंगाल में द्वैध शासन कब आया और किसने लाया? तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर। बंगाल के गवर्नर का पद कब आया था? तो 1757 की प्लासी के युद्ध के समय किसका पद आया था? बंगाल के गवर्नर का पद आया। अब बंगाल के गवर्नर के पद पर किसको बैठाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को बैठाया गया था। यही रॉबर्ट क्लाइव 1764 ईस्वी में क्या हुआ था? 1764 ईस्वी में आपका बक्सर की युद्ध हुआ था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? इसी इलाहाबाद के संधि के तहत 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि। इसी इलाहाबाद के संधि के तहत जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये बोले कि क्या होगा? तो बंगाल में द्वैध शासन लागू रहेगा। बंगाल में क्या रहेगा? द्वैध शासन लागू रहेगा। और बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किसने किया?
बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? समाप्त किसने किया? तो समाप्त करने वाले थे तो उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स क्या बने थे? तो बंगाल का गवर्नर जनरल बने थे। बंगाल का गवर्नर जनरल यह प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल और अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ये बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कब किए थे? तो 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ बता रहे हैं। देखिए, 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, लेकिन ये लागू कब हुआ? लागू हुआ 1921 में लागू हुआ। तो अब से क्वेश्चन करेगा कि 1919 का भारत शासन अधिनियम लागू कब हुआ? तो 1921 में लागू हुआ। 1919 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो इस समय बोला गया कि इस शासन अधिनियम को, 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है, इसकी जांच करने के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित होगा। आयोग गठित होगा कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस चीज़ को, जैसे 1919 में तो लागू हुआ, 10 वर्षों के बाद कितना? 1929 में। लेकिन 2 वर्ष पहले ही आयोग गठित हो गया। गठित होने वाला कब था? तो 1929 में, क्योंकि 10 वर्षों के बाद बोला गया था। लेकिन 1927 ईस्वी में, 1927 में एक आयोग गठित हुआ है। एक आयोग गठित हुआ जिसकी अध्यक्षता सर साइमन को दिया गया। अध्यक्षता किसको दिया गया? सर साइमन को दिया गया। सर साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ। उस आयोग को कहा गया साइमन कमीशन। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को जांच करने के लिए एक आयोग गठित हुआ, कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में। वह कौन सा आयोग था? तो सर साइमन कमीशन था। इसकी अध्यक्षता किसको दिया गया था? तो सर साइमन को दिया गया था। यह आया कब? ये जो साइमन कमीशन था, इसका भारत में एंट्री कब हुआ? तो 1928 में। 27 में साइमन कमीशन की गठित हुआ और भारत में आया कब? 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन जब 1928 ईस्वी में भारत में आया तो इस साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ। विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे। 7 सदस्यीय यह आयोग था। इस 7 सदस्य में एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं था इसमें। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण साइमन कमीशन का बहुत जोर शोर से इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। विरोध होने के बावजूद भी साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट 1930 ईस्वी में दिया और 1930 के रिपोर्ट के आधार पर विचार विमर्श करने हेतु लंदन में गोलमेज सम्मेलन रखा गया। 1930 में रिपोर्ट साइमन कमीशन दिया
और 1930 का जो रिपोर्ट आया इस पर विचार विमर्श करने हेतु लंदन में क्या रखा गया, गोलमेज सम्मेलन रखा गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था 1930 में, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरे का हुआ था 1932 में। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं, तो 3, 1930, 1931 और 1932। 1900 आपसे एक और क्वेश्चन करेगा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हो गया, यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और एक गोलमेज सम्मेलन था दूसरा, इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। देखिए यह दोनों आदमी के बारे में पूछता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में गांधी जी भाग लिए थे, मतलब गए हुए थे गोलमेज सम्मेलन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे, तो भीमराव अंबेडकर गए थे। तो इस चीज़ को पूछा हुआ है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया। तब विचार विमर्श करने हेतु क्या चीज़ का गठन किया गया, तो गोलमेज सम्मेलन गठन किया गया कि गोलमेज सम्मेलन होगा और गोलमेज सम्मेलन में क्या किया जाएगा, साइमन कमीशन जो आया है इसका क्या किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। तो 1930 में, 1931 में, 1932 में गोलमेज सम्मेलन रखा गया और इसी में विचार विमर्श किया गया। इसी विचार विमर्श के तहत जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम तैयार हुआ। अब भारत शासन अधिनियम जो तैयार हुआ उसमें जो है 1935 जो भारत शासन अधिनियम तैयार हुआ उसमें दलितों को, महिला को, मजदूर को पृथक निर्वाचन का आपको उसमें अधिकार दिया गया। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा होगा तब भी आप कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।